नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन देने वाला हूं। बहुत सारे रीसेलर्स क्या सोचते हैं कि खुद का स्टॉक रख के रीसेलिंग करना कितना सेफ है, कितना प्रॉफिटेबल है, क्या अपना स्टॉक रख के रीसेलिंग करना चाहिए या दूसरों के प्रोडक्ट को ही रीसेल करना चाहिए। अपना स्टॉक रखने में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, दूसरों के साथ काम करना प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, या ऐसा तो नहीं हम दूसरों के नीचे ही काम करते रह जाएंगे। क्या हम खुद का स्टॉक रख के अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, क्या खुद का स्टॉक रख के हम रीसेलर्स के साथ डील करने के अलावा दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे रीसेलर्स के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं लेकिन उनको जवाब नहीं मिल पाते। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं और सभी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। और एक ऐसी टेक्निक वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको स्टॉक रखने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके पास स्टॉक रहेगा और इतना स्टॉक रहेगा कि पूरे स्टॉक के मालिक भी रहेंगे, फिर भी आपको पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास फिजिकल स्टॉक रहेगा, वो किस तरीके से रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले होता क्या है कि जैसे आप किसी के नीचे रीसेलिंग करते हैं, किसी होलसेलर के, किसी डीलर के नीचे रह के, तो आपको हमेशा एक चीज दिमाग में आती है कि अगर मैं खुद का स्टॉक रख लूं तो सारा के सारा प्रॉफिट मेरा ही होगा, मेरे को किसी को कमीशन देना ही नहीं, तो ये मेरे लिए कितनी अच्छी चीज रहेगी। तो आप लोग यही सोचते हो कि मैं क्या करूं कि होलसेलर से डील करूं, मैन्युफैक्चरर से डील करूं और उसके बाद अपना सेटअप कर लूं, अपने घर से स्टार्ट कर लूं और अपने जो रीसेलर हैं, जैसे आपके 10 ग्रुप है, 5 ग्रुप हैं, उन ग्रुप में अपने ही प्रोडक्ट में डालूं। लेकिन होता क्या है, जैसा आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि होता क्या है। जैसे आपने ये प्लान बनाया कि ये बहुत अच्छा प्लान है, आपने सोचा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका डीलर 300 रुपए का दे रहा है, वही प्रोडक्ट आपको 150 रुपए का होलसेल मार्केट से मिल रहा है। फिर आपको लगता है कि ये 150 का मिल रहा है, 300 का सेल होगा या 350 का सेल होगा तो हमारा डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस चक्कर में आप लोग क्या करते हो कि अपना स्टॉक लेके आ जाते हो। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जब आप किसी होलसेलर के पास जाते हो या किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो तो उनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है कि हम इतने पीस मिनिमम देती है, तो आपको इतने पीस लेने पड़ेंगे। दूसरी उनकी कंडीशन होती है कि आपको सेट वाइज लेने पड़ेंगे। सेट वाइज का मतलब होता है जैसे आपने ये एक शर्ट सेलेक्ट की, अब इस शर्ट के 4 साइज होंगे, एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, तो ये चारों साइज आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। आपने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक एक सेट सभी के डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप सारा स्टॉक लेके आते हो, अपने घर पे आ जाते हो। पहली दिक्कत, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है फोटोशूट की, क्योंकि आपके पास अच्छे कैमरे नहीं होते, आप फोटोशूट नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा इशू होता है, क्योंकि ऑनलाइन वर्क में जितना अच्छा फोटोशूट होगा उतने ज्यादा आपके प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फोटो सेल होते हैं ना कि प्रोडक्ट। फर्स्ट इंप्रेशन फोटो का होता है, कस्टमर फोटो देखता है जब प्रोडक्ट को खरीदता है। प्रोडक्ट कितना अच्छा हो, लेकिन अगर फोटो अच्छा नहीं होगा तो प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा। तो फोटो शूट में सबसे ज्यादा आपको दिक्कत होती है। लेकिन बहुत सारे लोग इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफर्स को हायर कर लेते हैं और उनको बोल देते हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट के फोटो शूट आप कर दीजिए। चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होता है, वो फोटो शूट होने के बाद प्रोडक्ट को ग्रुप्स में डालना शुरू कर देते हैं, लोगों से बोलते हैं ये हमारे प्रोडक्ट है। तो अगली दिक्कत आती है, वो आती है कुरियर की, क्योंकि कुरियर कंपनी के साथ काम करना बहुत ही बड़ा माता बच्ची का काम है। क्योंकि कुरियर कंपनी में जितने इशू आती है, सबसे ज्यादा कुरियर्स के इशू आते हैं। एक तो इनका जो चार्जेस होती है वो फिक्स नहीं होते, वेट के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से चार्जेस चेंज होते रहते हैं। और जब आप लोग सोचते हो कि एक काम करते हैं, अच्छी अच्छी कुरियर कंपनियों को हायर कर लेते हैं और जिस कुरियर कंपनी जिस एरिया में कम चार्ज लेगी हम उसी से डिलीवर करवा देंगे।
अगर आप लोकल कुरियर को हायर करोगे तो वो घर पर आने में आनाकानी करते हैं या आपके बिजनेस स्पेस पर आने में आनाकानी करते हैं। आपसे बोलते हैं आप मिनिमम हमें पैकेज बता दीजिए कि कितने पैकेट आप दोगे हमें डिलीवर के लिए, जब भी हम आपके घर से उठा पाएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे, आप हमें ऑफिस पे देने आइए। तो ऐसे उनके इशू रहती है। वो अच्छे जो शिपिंग चार्ज जब ही लगाते हैं जब पार्सल बहुत ज्यादा होती हैं आपके, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज पर आपके ज्यादा पार्सल नहीं हो पाते, जिस वजह से कुरियर में काफी ज्यादा इशू आते हैं। बहुत बार क्या होता है, रिटर्न्स के इशू बहुत ज्यादा आप लोग फेस करते हो, प्रोडक्ट रिटर्न्स बहुत ज्यादा आते हैं। कुरियर में सबसे ज्यादा झंझट रहता है आप लोगों को, तो फिर आप कुरियर भी झेल लेते हो कि चलो कोई नहीं, बिजनेस तो करना है, माल लेके आ गए तो कुरियर भी झेल लेंगे। अब भाई आपने कुरियर को भी एडजस्ट कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि जब आपके पास माल बिकना शुरू हो जाता है, आपके पास से आपने फोटोशूट भी करा दिया, कुरियर भी हायर कर लिया और उसे भी एडजस्ट करे, लेकिन जब क्या होता है, जब आपके जो साइज होते हैं आपके एक एक शर्ट के एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल ऐसे साइज होती है, तो क्या होता है, एम भी सेल हो जाता है, एल भी सेल हो जाता है, एक्सएल भी सेल हो जाता है, लेकिन डबल एक्सएल सेल नहीं होता। तो वो माल आपके पास स्टॉक में पड़ा रहता है। आप ऐसे ही क्या करते हो, पैंट के भी स्टॉक लेके आई तो उसमें 28, 30, 32, 34, 36 ऐसे दिए, तो 36 वाला साइज सेल नहीं हो रहा है तो वो भी पड़ा है। तो अब दिक्कत शुरू होती है आपके लिए, ये हो जाता है आपका डेड स्टॉक, ये सेल नहीं हो पाता, होता है तो बहुत ही कम। अब भाई आप हर प्रोडक्ट पे प्रॉफिट रख पा रहे हो, जैसे आप 150 का मार्केट से लेके आई, फिर घर आया माल, घर पे रखा, उसके बाद कुरियर कंपनी को 70 रुपए दे रहे हो कुरियर कराने के, अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न आ गया तो 60-70 रुपए उधर से रिटर्न आने के लग गए, उस पर 18% जीएसटी भी लगा रहे हो, पैकिंग भी कर रहे हो, प्रिंट आउट भी निकाल के लगा रहे हो, उसके बाद एक आध स्टाफ भी रखा है पैकिंग वगैरह के लिए, तो उसमें भी खर्चा कर रहे हो, तो आपका मुश्किल से जो प्रॉफिट रह पाता है तो वो 60 से 70 रुपए रह पाता है। अब भाई होता क्या है, आपने एक प्रोडक्ट पे 60 से 70 बचाई, अब आपका जो पूरा सेट है वो 4 पीस 5 पीस का सेट होता है, तो अगर 50 रुपए एवरेज प्रॉफिट मान के चलें तो एक पीस पे आपको 250-300 रुपए बच पाती हैं, लेकिन उसमें से एक साइज आपका सेल नहीं होता और वो प्रोडक्ट ही आपको इतना महंगा पड़ा है, तो उसके बाद वो साइज जो सेल नहीं हो रहे हैं वो डेड स्टॉक इकट्ठा होता जाता है, जो कि आपके प्रॉफिट पर सीधा सीधा असर डालता है। यानी कि वो स्टॉक जो सेल नहीं हो रहा उसका फिर क्या होगा, फिर आप क्या करते हो, उस माल को फेरी वालों को देना शुरू कर देते हो, क्योंकि उसका भी सॉल्यूशन निकालते हो, इंडिया वाले हो सॉल्यूशन हर चीज का निकाल देते हो, तो उस माल को आप फेरी वाले को देते हो। भाई फेरी वाला आएगा तो वो ऐसा तो है नहीं जो माल आप जितनी रेट का खरीद के लाए हो उस रेट में ले जाएगा, नहीं होता ऐसा, क्योंकि फेरी वाले को तो रोड पे अभी 100 के 2 देने होते हैं, जूते हो चाहे पैंट हो चाहे कुछ भी हो, तो वो उस माल को बहुत ही कम कीमत में आपसे ले जाता है, तो आपका क्या होता है, उस जगह पे लॉस होना शुरू हो जाता है। तो आप लोग फिर क्या सोचते हो कि एक काम करते हैं, रीसेलिंग में हम प्रीपेड रखते हैं तो ऑर्डर्स भी कम आते हैं, माल भी कम निकलता है, शिपिंग कंपनी भी कम माल जाने पे नाटक करती है, तो ये काम करते हैं हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शुरू कर देते हैं। अब भाई जब आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शुरू करते हो तो आप वहां पे सिर्फ लोकल ब्रांड को शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ब्रांडेड आइटम है तो उसका ऑथराइजेशन लेना होता है, अगर आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है तो आपके लिए दिक्कत रहती है। तो आपने सोचा कि चलो लोकल ब्रांड को सेल करते हैं, तो पहला इशू आता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लोकल ब्रांड बहुत कम सेल होती हैं। दूसरा इशू आता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपको सीओडी रखनी पड़ेगी। तीसरा इशू आता है कि उन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपको उनको कमीशन देना पड़ेगा पर सेल पर, वो भी 15%, 18%, काफी ज्यादा। उसके बाद इशू आता है कि प्रोडक्ट सीओडी पे कस्टमर को जाती हैं तो रिटर्न्स बहुत आ जाती हैं। इसके अलावा इशू आता है रिटर्न्स तो आ ही रहे लेकिन फेक रिटर्न्स बहुत आ जाते हैं, भेजा कुछ और रिटर्न में कुछ और माल भेज दिया उन्होंने, ऐसे फेक रिटर्न्स भी बहुत ही ज्यादा आ जाते हैं, जिससे क्या होता है ई कॉमर्स बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस आने लगता है। होता क्या, माल पहुंचाने का भी आप चार्ज दे रहे हो, रिटर्न आ रहा है उसका भी चार्ज आप दे रहे हो, फिर कंपनी पेनल्टियां भी लगा देती हैं, वो भी आपको ही बियर करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से ई कॉमर्स बिजनेस में आप फ्लॉप हो जाते हो और आपका काफी पैसा स्टार्टिंग में 4-5 लाख रुपए लोग लगा के स्टार्ट करते हैं वो डूब जाता है। अब भाई आप लोग यही कहोगे कि ये तो आपने एक तरह से डिमोटिवेट कर दिया हमें, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फील्ड में सक्सेस होने की भी एक राज है।
उसको किस तरीके से अप्लाई करें कि कैसे आप उसमें सक्सेस हो पाए। मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा, जो प्रोडक्ट ऑनलाइन प्लस मार्केट में 500 रुपए का सेल हो रहा हो और वही सेम प्रोडक्ट अगर आपको 80 से 100 रुपए में मिल रहा है तो आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे आपको 500 रुपए वाला प्रोडक्ट आपको चाहे होलसेलर से मिल रहा है चाहे मैन्युफैक्चरर से मिल रहा है, वो 400 रुपए में नहीं, आपको 100 रुपए में मिलना चाहिए। 500 वाला माल 100 रुपए में, उसके बाद आप उसमें कितने भी रेट इंक्लूड कर दो, उससे 450 तक का सेल करो तो आपका प्रॉफिट 3 से 3.5 गुना होगा उसमें। तो उससे क्या होगा, रिटर्न्स भी कितना भी आ जाए तो भी टेंशन नहीं है। और इस चीज को अगर आप फॉलो करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट भी वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी 100 रुपए वाली आप 500 में सेल कर रहे हो, नहीं, क्वालिटी हो 500 वाली और आपको मिल कम में रहा हो तो उसमें आपका प्रॉफिट हो सकता है। नहीं तो आप दूसरे के स्टॉक को रीसेल करा के काम करोगे, वही सबसे बढ़िया है आप लोगों के लिए। बाकी की आपकी क्या राय है वो आप कमेंट करके बताइए। मेरा यही एक्सपीरियंस है कि दूसरे के साथ काम करते हो तो आप 40 रुपए प्रॉफिट रखते हो, कि खुद का स्टॉक रखते हो तो 60 रुपए से ज्यादा आप नहीं कमा सकते। ये बस आपकी थिंकिंग होती है कि जाने कितना नहीं कमा सकते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। माता पच्ची बहुत होती हैं, हेडक बहुत होती हैं, कुरियर के इशू बहुत रहते हैं, टैक्सेशन, जीएसटी, बहुत सारी दिक्कतें होती है। फर्स्ट कॉपी बेचोगे, सेल्स टैक्स के छापे पड़ जाते हैं, लाखों रुपए अपनी जेब से भी देने पड़ते हैं, क्योंकि इंडिया में कॉपी माल बेचना लीगल नहीं है। आप लोगों को नहीं पता तो आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं गूगल से या किसी एडवोकेट से कॉन्टेक्ट करके। बाकी का चोरी छिपे सारी चीजें चल रही हैं तो लोग कर भी रही हैं। दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कितनी एक्यूरेसी इस बात में लग रही है जो मैंने आपको बताई है, तो कमेंट करके बताइए आपका एक्सपीरियंस इस लाइन का कैसा है। या जो लोग डायरेक्ट डीलर हैं या जो लोग खुद होलसेल का बिजनेस कर रही हैं, उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो कमेंट करके बताइए, जिससे हमारे न्यू रीसेलर्स कुछ सीख सके इन बातों से। तो थैंक यू आज की ये वीडियो देखने के लिए।